दोस्तों, फिर से एक बार कमांडर सुधीर कुमार आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा है। वो है कि बांग्लादेश के अंदर अब क्या होने वाला है। आप सभी को विदित है कि किस तरीके से अगस्त के महीने में बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट शेख हसीना को किस तरीके से वहां से हटाया गया, किस तरीके से स्टूडेंट एजिटेशन वहां पे हुए, और जो रेडिकल एलिमेंट वहां पर थे, जमायत इस्लामी और दूसरे लोग जो पाकिस्तान के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर वहां पर काम कर रहे थे, वो किस तरीके से वहां पर इतने सक्रिय हुए और किस तरीके से वहां पे एक कू की नौबत आई। और उस कू के दौरान शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, और किस तरीके से वहां की आक्रामक भीड़ ने, इन सभी रेडिकल एलिमेंट्स ने किस तरीके से स्टूडेंट एजिटेशन को हाईजैक किया, और उन्होंने शेख हसीना के जो एक राष्ट्रपति का घर था उसके अंदर घुसकर किस तरीके से वहां पे तोड़फोड़ करी और सामान को लूट कर ले गए। और फिर किस तरीके से वहां पे जो सो कॉल्ड स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पर किस तरीके से लोगों ने वहां पर एक तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की सभी जो है ना वहाँ पे जो उनकी मूर्ति लगी हुई थी या उनका संग्रहालय था या जहाँ जहाँ पर उनकी जो एक निशान थे पूरे बांग्लादेश पे, उसको किस तरीके से एक एक को तोड़ा गया, खंडित किया गया उनकी मूर्तियों को। और ये इन सभी के पीछे किन लोगों का हाथ था, अब ये सर्वविदित हो चुका है। और जो भारतवर्ष बार बार कह रहा था कि इसमें एक तरीके से वो जो यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो डीप स्टेट्स थी, उसमें काफ़ी लोग ऐसे जो सोच वाले हैं, जैसे वहाँ पे जॉर्ज सोरोस हैं, जो काफ़ी देशों के अंदर जो हैं ऐसी विघटनकारी शक्तियों को खड़ा करते हैं और वहाँ पर इनस्टेबिलिटी को वहाँ पर लाते हैं और किस तरीके से अपना एजेंडा चलाते हैं। तो यही एजेंडा था 2024 में। एक तरीके से जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि वो कम से कम $1 बिलियन जो है वो भारतवर्ष में लगाने जा रहा है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि मोदी किसी भी हालत में, नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो भारतवर्ष में जीत कर नहीं आने चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में। और उनको किस तरीके से जो है ना वो हटाया जा सके या हराया जा सके भारतवर्ष के अंदर। लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है, और जिस तरह की यहाँ पर भारतवर्ष में पहले 10 सालों में जो मोदी जी के अंतर्गत उनकी मोदी 1.0 एंड मोदी 2.0 में जो गवर्नेंस मॉडल रहा, उसकी वजह से सभी वर्ग के लोग जिस तरीके से, और वो इतने भारतवर्ष में लोकप्रिय हैं कि पूरा देश उनके पीछे है। तो जॉर्ज सोरोस और ये डीप स्टेट का नेक्सस, ये जो काफ़ी जो फाउंडेशंस हैं जो इसमें पैसा डाल रही थी, वो भारतवर्ष में तो कुछ नहीं कर सके। लेकिन डीप स्टेट ने बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल वहाँ पर उसको उन्होंने उखाड़ फेंका, और शेख हसीना को वहाँ से बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। इसमें अभी आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरीके से अमेरिका में जीत कर आ गए हैं, और उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोजी। तो इस डोजी के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं, वो हैं एलन मस्क। और एक तरीके से एलन मस्क जो हैं वो गवर्नमेंट के जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर हैं उनको वो रोक रहे हैं। और उन्होंने अभी घोषित किया है डोजी ने कि जो एक फंडिंग हो रही थी वो $20 मिलियन की जो फंडिंग थी वो भारतवर्ष में इलेक्टोरल प्रोसेस को एक तरीके से अफेक्ट करने के लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए जो है ना वो यूएस एड, एक संस्था है यूएस एड, उसने ये पैसा इंडिया में खर्च किया था। इसी तरीके से बांग्लादेश में एक जो
फैसिलिटेट करने के लिए प्रोसेस जो पैसा था वो 29 मिलियन US डॉलर्स था। तो अब ये खुल के आ गया है कि किस तरीके से डीप स्टेट ने बांग्लादेश में पैसा लगाकर वहाँ पर किस तरीके से एक वोलेटाइल सिचुएशन को किया। वहाँ पर जो टेररिस्ट में जो लिप्त वहाँ की गतिविधि थी जिसमें जमायत इस्लामी महत्वपूर्ण थी और भी एक दो ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने जो पैसा प्राप्त किया US की डीप स्टेट से, और उसमें किस तरीके से प्रोफेसर यूनुस को वो अमेरिका से किस तरीके से उठाकर वहाँ पर बांग्लादेश में स्थापित किया गया और उनको जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट का किस तरीके से एक तरीके से चीफ एडवाइजर, मुख्य एडवाइजर बनाया गया, बल्कि एक तरीके से वही गवर्नमेंट चला रहे हैं। और ये बिल्कुल अब विदित हो चुका है कि प्रोफेसर यूनुस काफ़ी सालों से, करीब आज से 20-22 साल पहले से ही वहाँ पर काफ़ी फाउंडेशंस के साथ में काम कर रहे थे, जिसमें क्लिंटन फाउंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिलेरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी स्टेट US से थी तब उन्होंने काफ़ी फंडिंग प्रोफेसर यूनुस के जो प्रोग्राम बांग्लादेश में चल रहे थे, स्पेशली वहाँ पर ग्रामीण बैंक को, उसमें उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था। और बाद में जब जो ग्रामीण बैंक ने वहाँ से इनकम करी बांग्लादेश से, तो उसमें जो है बाद में जो है ना प्रोफेसर यूनुस ने भी वहाँ के जो है ना इलेक्शन को फंडिंग करी US में, प्रेसिडेंट इलेक्शन को। और वो एक तरीके से जो क्लिंटन फाउंडेशन है या और दूसरी ऐसी फाउंडेशन है जो डीप स्टेट की, जिनका एक तरीके से प्रभावशाली हाथ यूनुस के था, और वो प्रोफेसर यूनुस को तैयार कर रहे थे कि एक दिन किस दिन जो है ना वहाँ पर ऐसा कू बांग्लादेश में वो कराने में सक्षम होंगे। तो किस तरीके से प्रोफेसर यूनुस की वहाँ पर लैंडिंग हुई, ये अब लेकिन देखना है कि ये एक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक कहावत है भारतवर्ष में, तो शायद बांग्लादेश में भी वही होने वाला है कि जो फंडिंग थी जिसकी वजह से वहाँ पर कू हुआ, अब शायद एक रिवर्स कू बांग्लादेश में होने वाला है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट USA में हुई है और जो उनके वार्तालाप जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में हुए हैं, तो जब वहाँ की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछ रहे थे कि बांग्लादेश के बारे में क्या होगा, वहाँ पर किस तरीके से एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ने जो है ना वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया है, और तो उसमें उनका कहना था कि बांग्लादेश के साथ में कैसे डील करना है, ये भारतवर्ष का अपना मामला है और उसमें नरेंद्र मोदी जी का फ्री हैंड है। तो एक तरीके से US भी यही चाहता है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। हम सभी को पता है कि 1971 में वहाँ पर जिस तरीके से जो पश्चिम पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरीके से बंगालियों के खिलाफ, किस तरीके से बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके खिलाफ किस तरीके से वहाँ पर एक जेनोसाइड किया, किस तरीके से उनकी बहू बेटियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, लेडीज़ के साथ में किस तरीके से बलात्कार किया, और वहाँ पर जब मुक्ति वाहिनी उनके खिलाफ लड़ रही थी तब भारतवर्ष ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। और वहाँ पर किस तरीके से जो वहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने किस तरीके से जो है ना वहाँ पे भारत की जो डिफेंस फोर्सेस थी उसकी सहायता से मुक्ति वाहिनी की बांग्लादेश में जीत हुई, और बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान जाना जाता था उसका जन्म हुआ। तो इस तरीके से जब ये जन्म हुआ तो पाकिस्तान की करीब 90,000 फौज जो है ना वो भारतवर्ष के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा, और भारतवर्ष के ने अपनी जेलों में इन लोगों को रखा और बाद में इनको वापस किया गया। तो पाकिस्तान को हमेशा से ये लगता था कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो है ना हमने 2 देश बना दिए हैं, लेकिन उनका सोचना ये गलत है कि उनकी जो एट्रोसिटीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने
बंगालियों के खिलाफ जेनोसाइड किया था पाकिस्तान ने, वो उसका आउटकम था। वहाँ पे रिसेंटमेंट था उनमें, और वो मुक्ति वाहिनी फाइट आउट कर रही थी। और उनको किस तरीके से जो है वो इन ह्यूमन जो एट्रोसिटीज उनके ऊपर कमिट करी जा रही थी पाकिस्तान की, तो वो हमारा एक कर्तव्य बनता था। क्योंकि हमारे हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और हम चाहते हैं कि जितने भी देश हमारे पड़ोस में है वो सभी एक पीस प्रोसेस के तरह से, उनमें अच्छी सरकार जो है ना वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चले, और वो सभी एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी हर एक देश को चाहिए। तो इसी की वजह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करके वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान ने के उसमें जो है ना बांग्लादेश में एक नए देश का जो है ना वहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया था, और वो बहुत अच्छी तरीके से चला। और जिस तरीके से बांग्लादेश की इकोनॉमी वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। और जब शेख हसीना एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट में जीत के आई इस coup से पहले, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता था कि किस तरीके से होगा। लेकिन यूएस में जो ऐसी फोर्सेस हैं डीप स्टेट की, उनके हाथ इतने लंबे हैं, और वो किस तरीके से डिस्टेबलाइजेशन करा सकते हैं। जो उनका एक्चुअल में जो मकसद था भारतवर्ष में, वो तो वो करा नहीं पाए, जबकि उन्होंने शाहीन बाग में और फिर खालिस्तानी मूवमेंट के लोगों को, यहाँ पर जो किसानों का आंदोलन हुआ उसको भी सपोर्ट किया गया। और लेकिन जब वो भारतवर्ष में नहीं करा पाए, तो वो इस तरह की इनस्टेबिलिटी को बांग्लादेश में लेके आए। और फिर ऐसे लोग जो भारतवर्ष में जो इन्हीं मकसद के दौरान काम करते हैं, उन्होंने ये भी कहा, भारतवर्ष में जो कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स हैं, उन्होंने कहना चाहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ है उसी तरीके से एक आंदोलन जो है ना वो भारतवर्ष में भी हो सकता है, और भारतवर्ष उसके लिए तैयार रहे। लेकिन उनको मुंह खानी पड़ी, क्योंकि भारतवर्ष में एक इतनी डिसाइसिव, इतनी बोल्ड सरकार आज उनके सबसे अत्यधिक लोकप्रिय नेता जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद या उससे पहले नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि सारी जनता जो है ना वो एक तरीके से वो मोदी जी के पीछे है। लेकिन अब देखना ये है, मेरी तो पूरी ये उम्मीद है कि रिवर्स कू है। आज शेख हसीना जी ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है, और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के प्रति जिस तरीके से अत्याचार हुआ, उनके घर के अंदर उनको मारा गया, जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, वहाँ पर सनातनियों के खिलाफ जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं, और वहाँ के जो रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट हैं वो किस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष के हमारे हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पर अटैक कराए गए हैं, अब उनको पे करना पड़ेगा। और शेख हसीना का वापसी हो सकती है रिवर्स कू के द्वारा, और वहाँ की जनता बिल्कुल चाहेगी कि उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो नेता थी वो फिर से बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश में सुशासन चले। अभी कुछ अगस्त से अभी तक 5-6 महीने में ही जिस तरीके से बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो चकनाचूर हो गई है, किस तरीके से उनका जो जीडीपी आगे बढ़ रहा था और वो था, उसमें ऑलरेडी उनको जो है ना एक सेटबैक लगी है। तो मेरा तो ये मानना है कि डेफिनेटली उनकी एक वापसी होगी, और वो देखना है कि कितनी जल्दी उनकी वापसी हो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर ही अब उनकी वापसी हो सकती है। भारतवर्ष का योगदान जो है वो एक तरीके से पीस प्रोसेस को लाना और किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है पड़ोसी देश में, ये डेफिनेटली एक आउटलुक रहेगा। और उसकी सहायता जो है ना बांग्लादेश की भारतवर्ष करता रहा है। तो ऐसे ऐसे जो आगामी जो अभी 1 महीने का समय है उसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शेख हसीना की बहुत ही पीसफुली रिटर्न वो वहाँ पर जाएंगी। फिर एक बार से बांग्लादेश में इलेक्शन होगा और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रहेंगी, और वहाँ पर प्रोफेसर यूनुस और जितने भी जो स्टूडेंट
और जो वहाँ के रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जमायत इस्लामी के या जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिन्होंने रिवोल्ट कराया या कू कराया था शेख हसीना के खिलाफ, उनको दंडित किया जाएगा और उनको जेलों में जाना पड़ेगा। और जो हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने जो उन हिंदू के टेम्पल तोड़े हैं, जिन लोगों ने हिंदुओं का वहाँ पे जो अटैक करे हैं, या हिंदुओं के जो नरसंहार जिन लोगों ने किया है, वो डेफिनेटली मुकदमे उन पे चलाए जाएंगे और वो जेलों में सड़ेंगे। ये मेरा बिल्कुल मानना है। अभी आप दोस्तों देखिए कि सनातन धर्म की हमेशा विजय होती है, और सनातन धर्मियों ने दिखाया है कि किस तरीके से 140 करोड़ जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं पूरे विश्व में, उसमें से करीब 60 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो भारतवर्ष में हमारे महाकुंभ में किस हर्षोल्लास के साथ में 55 करोड़ के आसपास जो है ना ऑलरेडी वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं, और अभी 6-7 दिन बचे हैं। हो सकता है कि 26 फरवरी के बाद में 3 दिन के लिए और जो है ना महाकुंभ चलेगा। तो हर हालत में 60 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो महाकुंभ में अपना डुबकी लगाकर वो सनातन धर्म में जो जिनकी असीम आस्था है, उन्होंने दिखा दिया है कि सनातन धर्म किस तरीके से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं की आस्था, जो असीम आस्था सनातन धर्म में है, और उनका किस तरीके से एक साथ जो कभी भी विश्व में इतना बड़ा जो है वो आस्था के ऊपर या धर्म के ऊपर इतना बड़ा जो कन्फ्लुएंस है, जो एक तरीके से एक ये जो आयोजन हुआ है वो कहीं पे नहीं हो सकता, ना अभी तक हुआ है और ना आगे हो सकता। ये महाकुंभ 140 साल के बाद में भारतवर्ष में हुआ है, और बाकी के जो नॉर्मल कुंभ होते हैं वो हर 12 साल के बाद में भारतवर्ष में होते हैं। तो भारतवर्ष में सनातन धर्म में ही ये शक्ति है कि इतना बड़ा जो है वो विराट रूप लेने वाला महाकुंभ, जिसका आयोजन इतने पीसफुल तरीके से किया जा सकता है। ये हमें देखना है कि अब जो है वो सनातन धर्म का एक और नया जो है ना वो आह्वान हो चुका है, और उसका प्रभाव जो है वो विश्व को अच्छे के लिए देखने को मिलेगा। और हमारा पूरा विश्व सनातन धर्म की जो उपलब्धियां हैं, जो सनातन धर्म की विजडम है, क्योंकि हम सबसे प्राचीनतम सभ्यता हैं, और हमारे महर्षियों ने, योगियों ने, हमारे राजाओं ने जो राम राज्य की परिकल्पना की, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, या हमारी जो और ज्ञान की बहुत से पांडुलिपि और जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हम ज्ञान तक्षशिला या नालंदा यूनिवर्सिटी से पूरे विश्व को देते थे और विश्व गुरु कहलाए जाते थे, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 30 से 33% तक का योगदान करते थे, वो फिर विश्व एक बार देखेगा कि सनातन धर्म का इसमें योगदान क्या होने वाला है। और इसी के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में फिर एक बार शांति स्थापित होगी, शेख हसीना वापस जाएंगी, डेमोक्रेटिकली वहां पर इलेक्शन होंगे और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। क्योंकि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बार बार जो कू होते हैं और किस तरीके से आईएसआई एंड मिलिट्री वहाँ के जो राजनीति को जो है ना वो कंट्रोल करती है, ऐसा बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बंगाली भाई हैं वो बांग्लादेश में बहुत ही शांति के साथ में रहें, और जिस तरीके से उनका जो एक तरीके से जो उनकी ग्रोथ हो रही थी, जो उनका आगे बढ़ना हो रहा था, वो फिर से जो है ना उसको प्राप्त करें। और बांग्लादेश में जो रोहिंग्या वहाँ से या बर्मा से आकर भारतवर्ष में आए हैं, उनका प्रत्यार्पण, उनका एक्सट्रेडिशन जो है ना भारतवर्ष को डेफिनेटली बांग्लादेश में वापस करना पड़ेगा। और ये म्यूचुअली एग्रीमेंट में जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर शेख हसीना के अंडर में बन जाएगी, तो मेरे ख्याल से सभी रोहिंग्याज को वो बांग्लादेश में प्रतिस्थापित करने में भारतवर्ष बिल्कुल सक्षम हो जाएगा। तो यही हर्ष का विषय है, और मैं बताना चाहूँगा सभी को कि शायद
1 महीने के अंदर ही बांग्लादेश में फिर से एक रीकूप होगा या एक ऐसी व्यवस्था बनेगी कि वहाँ पर फिर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी, शेख हसीना वापस जाएंगी और सभी बंगाल के भाइयों को, बहनों को, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिल नेक्स्ट आई कम ऑन माई चैनल, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए, अपने जो और आपके जानकार हैं उनसे भी बोलिए कि इस चैनल को, मैं ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आप में इसको कोई सब्सक्रिप्शन करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं देना है। मेरा उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष के प्रति, शांति के प्रति पूरे विश्व में एक तरीके से वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारी एक फैमिली है। तो मेरा योगदान यही है कि मैं नए नए विषय इसलिए अपनी ऑडियंस के लिए करता रहता हूँ, जिससे ये जो चीज़ें हैं उसमें मैं आप सभी लोगों को, कॉमन आदमियों को मैं बताने में सक्षम रहा हूँ। जय हिंद।